नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिन के 12 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। हिमाचल सरकार के नेम प्लेट फैसले पर कांग्रेस के अंदर ही मची खींचतान। टीएस सिंहदेव ने फैसले पर जताई आपत्ति, वहीं बीजेपी ने ली चुटकी। कहा भाई बहन के बीच तकरार का फैसलों पर भी दिखने लगा असर। मुंबई में अब बारिश के लिए रेड अलर्ट की जगह ऑरेंज अलर्ट। सभी लोकल ट्रेनों का संचालन सामान्य, लेकिन स्कूल कॉलेज आज बंद। लोगों को घरों में रहने की दी गई सलाह। जम्मू कश्मीर के चुनावी घमासान में आज बीजेपी के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भरेंगे हुंकार। वहीं हरियाणा में असंध की रैली में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी के साथ साझा करेंगे मंच। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल और हिजबुल्लाह संघर्ष तेज। भारत ने कहा लेबनान की यात्रा से बचे भारतीय। वहीं अमेरिका और फ्रांस समेत कई देशों ने की 21 दिन के संघर्ष विराम की पेशकश। और इन अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने वाला आदेश अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी भा गया है। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को नेम प्लेट लगाने के लिए कहा है। पहले सुनते हैं हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, जिसमें फैसले की पूरी जानकारी दी गई है। पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं ख़ास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। और आपको बता दें कि हिमाचल सरकार में ये मामला अब गरमाता जा रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा ने भी अब चुटकी ले ली है इस पर और खुलकर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि हिमाचल सरकार के फैसले के बाद भाई बहन यानी राहुल और प्रियंका के बीच मतभेद की कलई खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस पहले बताए कि कल जो गालियां दे रहे थे, सांप्रदायिक कह रहे थे, वो आज हिमाचल में लागू कर रहे, तो सांप्रदायिक नहीं रहा क्या? और दूसरी बात, अब इस पर राहुल बनाम प्रियंका वाड्रा शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो जो नेता प्रियंका वाड्रा जी के करीबी है वो इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे, और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, वो कहते हैं कि ये निर्णय हिमाचल की सरकार का बिल्कुल गलत है। सब जानते वो राहुल कैंप से। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा फैसला सरकार ने लागू किया है तो इस सरकार को अपने सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। मतलब राहुल गांधी अब सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं एक प्रकार से टीएस सिंहदेव के माध्यम से कि हिमाचल की सरकार इस फैसले को वापस ले, दबाव डाल रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस की भीतर की कलह खुलकर अब सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने हिमाचल प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध किया है। ये सरासर गलत है। किसी भी समुदाय विशेष के दुकानों में, प्रतिष्ठानों में कोई विशेष व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। जो भी व्यवस्था है वो सबके लिए लागू होती है और सबके लिए लागू होनी चाहिए। नाम लगाने का कोई औचित्य नहीं है, तो मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ और प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार या किसी सरकार का नहीं है। इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूँ। आप सीसीटीवी सब जगह लगाइए, चिन्हांकित किसी समुदाय या समाज के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाना ये नागरिकों के अधिकारों का हनन एक तरह से। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से ही जुड़ी हुई है, जहां हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद का विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओवैसी की पार्टी के नेता शोएब जमाई ने इस विवाद को और हवा दे दी है। शिमला में गुपचुप तरीके से संजौली मस्जिद के दौरे वाला वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। इस वीडियो को लेकर प्रशासन पर सवाल लगातार उठ रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि पुलिस के कड़े पहरे के बावजूद प्रदेश के बाहर का एक शख्स आखिर विवादित मस्जिद में कैसे घुस गया। ये हाइट पे जो मस्जिद है लगभग उसी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा? ये कमाल की बात है। और इसी वीडियो को लेकर हिमाचल में घमासान मचा हुआ है और भाजपा ने इसे लेकर सरकार को भी घेरा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने संजौली मस्जिद विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ओवैसी की पार्टी सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करती नजर आ रही है। जयराम ठाकुर ने शोएब जमाई के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ओवैसी जी एक पार्टी के ऐसी पार्टी के नेता है जो पार्टी एक समुदाय तक सीमित है। सौहार्दपूर्ण माहौल को अगर सबसे खराब करने के लिए अगर कोई बहुत ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं तो वो उनकी पार्टी देती है। और उनके ही पार्टी के एक नेता शिमला आते हैं जो मस्जिद बंद पड़ी है, सील की है, जिसको कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण है, वहाँ अंदर जाकर वीडियोग्राफी करते हैं और वीडियोग्राफी करने के पश्चात वहाँ सामने वाले मकान का जिक्र करते हैं इंगित करके कि ये मकान तो यहाँ से भी इससे भी ऊंचा है। इससे ऊंचा होने का मतलब नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो गैर कानूनी है, वो अवैध है। कि जिस तरह का बयान दिया है हिमाचल में, जहाँ शांति प्रिय लोग हैं, जहाँ शांति को भंग करने के प्रयत्न हुए हैं इस बयान के माध्यम से, उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे मालूम पड़ा है कि एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी प्रशासन पर सवाल उठाया। उन्होंने सरकार पर हिमाचल के आपसी सौहार्द को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। हिमाचल के जनमानस ने हिमाचल में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उस चेंज के दृष्टिगत आंदोलन किए और उस कड़ी में वो चाहे शिमला का मामला हो, चाहे चौपाल का हो या अन्य स्थानों का हो, जब ये मामले गंभीर हैं, ऐसी स्थिति में सरकार का ये दायित्व बनता है कि सरकार ऐसे मामलों में अति शीघ्र कार्रवाई करे। मस्जिद विवाद और बाहरी राज्यों से हिमाचल से आ रहे लोगों को लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का भी शिमला में बड़ा बयान आया है। राज्यपाल ने कहा है कि आधार कार्ड में एक जैसी जन्म तारीख भी चिंता का विषय है। शासन को इस बात के लिए जांच करनी चाहिए कि हिमाचल की पवित्रता हिमाचलियों से है, तो इस नाते बाहर से जो लोग भी आए हिमाचल को ऐसगाह मत बनाए। और अभी मेरी जानकारी में जो आया है उसकी जांच होनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए कि एक तिथि पर अगर आधार कार्ड बन गया है
तो उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, हिमाचल की पवित्रता रहनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो हिमाचल में नशा बढ़ा है, ऐसे सब लोगों को जो आकर के हिमाचल को कर रहे हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और आधार कार्ड का निश्चित रूप से जांच करना चाहिए। और इस घमासान के बीच संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और इमाम ने भी सफाई दे दी है। इमाम ने शोएब जमाई के बयान का खंडन करते हुए इसे शांत माहौल को खराब करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि शोएब जमाई ने ये वीडियो क्यों बनाया, इस बारे में मस्जिद कमेटी को कोई जानकारी नहीं है। नमाज पढ़ने आए, हम नमाज पढ़ने को कोई किसी को मना नहीं कर सकते। अब उनके बारे में ना हमारे मौलवी साहब जानते थे ये कौन है, ये कौन शख्स है। अब हमसे यही आग्रह करते कि भाई तुम हमारा संजौली का माहौल मत खराब करो। हम जो हमारा जो चला सिस्टम, हमने खुद पहल करके जो हटाने को हम तैयार है। उधर देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक मदन ठाकुर ने कहा कि मस्जिद कमेटी जानबूझकर अनजान बन रही है और जिला प्रशासन की नाक के नीचे ये सब हो रहा है, जबकि मस्जिद के बाहर पुलिस का पहरा है। समिति ने शोएब जमाई के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की है। तो देखते हुए अब पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कौन है, सरकार का जमाई है कि शोएब जमाई, ये मुझे नहीं पता। परंतु ये जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के यहाँ से यूपी से या हैदराबाद से स्पेशल जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का माहौल जो सौहार्दपूर्ण था उसको बिगाड़ने का काम जो ये लोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के पास हम लोग आए, पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमें कोई इस चीज़ का ज्ञात नहीं था कि वो कौन व्यक्ति था। और मौसम से जुड़ी खबरों में मुंबई में बारिश को लेकर थोड़ी राहत की जरूर खबर है। मौसम विभाग ने यहाँ बरसात का अलर्ट कलर अब बदलकर रेड से बदलकर ऑरेंज कर दिया, यानी कि ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आधी रात को मुंबई के मुंब्रा बाईपास रोड पर भूस्खलन भी हो गया था, उसका मलबा सड़कों से हटाया जा रहा है। सभी लोकल ट्रेनों पर अब सामान्य दिनों की तरह चल रही हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण शहर में कई जगह पानी भरा हुआ है। मुंबई में BMC ने सभी स्कूल और कॉलेज में छुट्टी आज के लिए कर दी है। लोगों को बेवजह घर से नहीं निकलने की भी सलाह दी गई है और सतर्क रहने की भी हिदायत दी गई है। और हम आपको बता रहे हैं कि मुंबई से इस वक्त राहत की खबर ये है कि मौसम सामान्य हो गया। हालांकि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। रेड अलर्ट जो था 8:30 बजे तक सुबह जारी किया था, लेकिन अब जो है उसका कलर बदलकर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया। हालांकि स्कूल कॉलेज में घोषणा कर दी है छुट्टी की, लेकिन एहतियात के तौर पर लोगों को घर रहने की सलाह दे दी गई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेस खिलाड़ियों के साथ बातचीत की थी, आइए देखते हैं उससे जुड़ा ये फुल वीडियो। हम इस बारी अपनी कंट्री के लिए जीत कर ही वापस आने, और कोई सेकंड वे नहीं था। ये मिजाज होता है तभी तो विजय मिलता है। आपका जो विजन है कि इंडिया नंबर 1 होना चाहिए, आई थिंक ये बदलाव आ रहा है। हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ्य है। तो जन्मदिन पे क्या करोगी? 28 को है ना, तो क्या करोगी? बस मजे करूंगी। बस ये कहाँ है? हाँ, पीछे खड़ा है। ना टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए। मेरा वैल्यू आप ही है। सर, ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने दोनों गोल्ड मेडल जीते हैं और टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो बहुत ही बढ़िया था। मतलब 22 में से 21 पॉइंट बॉयज़ ने और 22 में से 19 पॉइंट गर्ल्स ने, टोटल 44 में से 40 पॉइंट हमने लिए। इतना बढ़िया प्रदर्शन आज तक पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। वहां पर क्या माहौल था? पहली बार हम जीते, सब लोग हमारे लिए भी खुश हो गए बहुत, क्योंकि हमने इतना खुशी मनाया। तो सबने एक्चुअली हर अपोनेंट्स ने भी आके हमें बधाई दी और हमारे लिए एक्चुअली खुश हो गए, इवन आवर अपोनेंट्स ऑल्सो। सर, हमने देखा है कि लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे जो स्पेक्टेटर्स है वो बहुत रूट कर रहे थे कि दूर दूर से वहाँ पे सिर्फ देखने आए थे ये मैच को, जो पहले मेरे हिसाब से इतना नहीं होता था। तो आई थिंक चेस की भी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि रूट कर रहे हैं। थोड़ा प्रेशर भी होता था, बट इतना हमें सपोर्ट कर रहे, वो एक अच्छा फीलिंग था। और जब हम जीते
तब इंडिया ऐसे सब रूट कर रहे थे। इस बारी 180 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करी थी, बल्कि जब चेन्नई में ओलंपियाड हुआ था हम बोथ इंडिया टीम हम ब्रॉन्ज जीते थे। वुमेन टीम का लास्ट मैच यूएसए से हुआ था जो हम हार गए थे और हमारे हाथ से गोल चला गया था उस टाइम, तो हम फिर से उनके साथ इस बार खेले। फिर इस बार हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे कि इस बार इंडिया को गोल लाना ही है, इसको हराना है, इनको हराना ही है। वो मैच फाइनली बहुत क्लोज था और ड्रॉ में फिनिश हुआ, बट वी वेंट ऑन टू विन द गोल्ड सर। पर हम इस बारी अपनी कंट्री के लिए जीत कर ही वापस आने वाले थे और कोई सेकंड वे नहीं था। नहीं, ये मिजाज होता है तभी तो विजय मिलता है। लेकिन जब इतने नंबर आ गए, 22 में से 21 और 22 में से 19, तो बाकी खिलाड़ियों का या बाकी लोग जो इस खेल को ऑर्गेनाइज करते हैं उनका क्या रिएक्शन था? Sir, I think Gukesh wants to answer that, but I just want to say one thing कि उसमें हमने इतनी convincingly जीता, especially open team में ऐसे लग रहा था कि कोई पास भी नहीं आ सकता है। और हमारी वुमेन टीम में हम पहले 7 मैचेस जीतते गए, फिर थोड़ा छोटा सा सेटबैक आया, हमने रेजिलियंस दिखाई, हम वापस आए। पर हमारी ओपन टीम ने तो सर मतलब मैं क्या ही बताऊं, आई थिंक गुकेश बीइंग ऑन बोर्ड 1 वाज बेटर टू आंसर दैट, पर वो भाग के ले गए। Yeah, this experience was really a great team effort. Every single one of us was in like excellent form, and we were all super motivated because in the 2022 Olympiad we were very close to winning the gold medal, but then there was one game which I had played and I could have won, which would have guaranteed gold medal. I unfortunately lost that game, and it was heartbreaking for everyone. So this time we were all super motivated, and from the start we were like, we are going to win this for the team, and yeah, really glad. अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि कभी एआई का उपयोग करके आप लोग अपनी गेम को करेक्ट कर सकते हैं या दूसरे की गेम को समझ सके? Yes, sir. With AI, the chess has evolved. There has been new technology, and the computers have become much stronger now. And it is showing a lot of new ideas in chess, and we are still learning from it. And I think there is a lot to learn from it. सर आई थिंक अभी ऐसा हो गया है कि एआई के टूल्स सबको अवेलेबल हो गए क्योंकि डेमोक्रेटाइज हो गया है, और अभी हम जरूर प्रिपरेशन में यूज करते हैं। बताइए। कुछ नहीं सर, द एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ नहीं, ऐसे ही जीत लिया ऐसे आ गया, गोल आ गया। नहीं सर, ऐसे नहीं आ गया, बहुत मेहनत किया है। आई थिंक मेरे सारे टीममेट्स ने, इवन मेंस ने बहुत हार्ड वर्क किया है टू फाइनली गेट टू द स्टेज। मैंने देखा आप में से कईयों के पिता माता डॉक्टर है। पेरेंट्स दोनों डॉक्टर है और मेरी बहन भी डॉक्टर है। तो जब मैं बचपन में उन्हें दिखता था कि उनको कभी रात को 2 बजे फोन आ गया पेशेंट का, जाना पड़ता था, मुझे लगा मैं जो करियर लूंगा थोड़ा और स्टेबल लूंगा, पर मुझे लगा नहीं था स्पोर्ट्स में और दौड़ना पड़ेगा। सर मैंने हमेशा देखा है कि आप हर स्पोर्ट और हर स्पोर्ट पर्सन को इतना इनकरेज करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पोर्ट्स से बहुत बड़ा लगाव है, हर एक स्पोर्ट से, और मैं उसकी स्टोरी जानना चाहती हूँ। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मैं ये इतना समझता हूँ कि कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने से नहीं बनता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने उद्योग हैं, जीडीपी कितना, इतने से नहीं बनता है। हर फील्ड में वो दुनिया में महारत होनी चाहिए। अगर फिल्म इंडस्ट्री है तो मैक्सिमम ऑस्कार हमारे यहाँ कैसे आते हैं, अगर साइंटिस्ट हैं या और किसी फील्ड में तो मैक्सिमम नोबेल हमारे पास कैसे आते हैं, वैसे ही खेल में भी मैक्सिमम गोल्ड हमारे बच्चे कैसे लाएं। ये जब होता है इतने सारे वर्टिकल, तब देश महान बनता है। मैं जब गुजरात में था तब भी मैं एक खेल महाकुंभ चलाता था, लाखों बच्चे खेलते थे, उसमें तो मैं बड़ी आयु के लोगों को भी खेलने के लिए प्रेरित करता था, तो उसमें से अच्छे बच्चे आगे आने लग गए। मेरा ये विश्वास है कि हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ्य है। दूसरा मेरा मत है कि देश में समाज जीवन का जो अच्छा वातावरण बनाना है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं,
वो सिर्फ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए नहीं है, वो कल्चर होना चाहिए, समाज जीवन में कल्चर होना चाहिए। हर रोज इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे लिए कि ये प्रेशर सिचुएशंस कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, कोई भी खेल क्यों ना हो, कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, फिजिकल फिटनेस बहुत मैटर करती है जी। में से बहुत लोग होंगे जो फिजिकल फिटनेस के लिए आपकी ट्रेनिंग होती होगी, आपके लिए खान पान के लिए बताया जाता होगा, भाई ये चीज़ें खाइए, ये चीज़ें खेलने से पहले इतना खाइए, मत खाइए, सब बताया जाता होगा आपको। मैं समझता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों की आदत अगर डेवलप करते हैं तो इन सारी समस्याओं का पचा जाते हैं। देखिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत इन्फॉर्मेशन, और पॉजिटिव नेगेटिव सब होनी चाहिए। आपको पसंद आता है ऐसा ही सुनने का आदत लगती है, मनुष्य का स्वभाव होता है, जो अच्छा लगता है वही सुनता है, तो वो फिर डिसीजन में गलती होती है। लेकिन आप हर प्रकार की चीज़ को सुनते हैं, हर प्रकार की चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं और खुद एनालाइज करते हैं, और कहीं समझ नहीं आए तो बिना संकोच किसी जानकार को पूछते हैं, तो फिर आपको कठिनाई कम आती है। और मैं मानता हूं कि कुछ तो अनुभव से आ जाता है, और जैसा मैंने कहा कि योगा, मेडिटेशन, इसकी सचमुच में बहुत ताकत है जी। सर, हम अभी 2 हफ्ते खेले तो अभी पूरा थक गए, पर आप सालों साल दिन भर इतना काम करते, इतने मतलब ब्रेक भी नहीं लेते, તમે કેવી રીતે व्हाट्स द सीक्रेट सर फॉर योर एनर्जी? आप इतना जानते हो एंड देन ऑल्सो यू आर ओपन टू लर्निंग एंड ओपन टू द वर्ल्ड, और आप हमेशा हर स्पोर्ट पर्सन को आई थिंक इतने जोश से भर देते हो टू परफॉर्म। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप हम सबको एक एडवाइस देना चाहो, आप जहाँ चेस को देखना, शतरंज को देखना चाहते हो। देखिए, ऐसा है, जीवन में कभी संतोष मत मांगिए, सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज का, वरना फिर नींद आना शुरू हो जाता है। तभी आप 3 घंटा सोते हैं सर। आप सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। हमारे भीतर एक भूख रहनी चाहिए, बहुत कुछ नया करने की, कुछ ज्यादा करने की। हम लोग सभी टूर्नामेंट तभी जीते थे, और हम लोग बस में से आ रहे थे और आपका स्पीच हम लोग लाइव देख रहे थे, और आपने वहाँ पे अनाउंस कर दिया वर्ल्ड में कि भारत ने ये ऐतिहासिक 2 गोल्ड मेडल जीते, और हम सब लोग उस टाइम साथ में बस थे। हमें इतनी खुशी हुई सबको कि आपने ये आपके स्पीच में अनाउंस कर दिया पूरे दुनिया के सामने। मैं 98 में मैंने फर्स्ट ओलंपियाड खेला, और उस टाइम पे गैरी कास्परोव, कार्पोव, ये सब लोग खेलते थे, और हम लोग उनका साइन लेने के लिए दौड़ते थे, ऑटोग्राफ। इंडिया का तब रैंकिंग बहुत नीचे था, और इस टाइम पे जब मैं कोच बन के गया था और मैं देखता था कि गुकेश आ रहा है, प्रज्ञानंद आ रहा है, अर्जुन आ रहा है, दिव्या आ रही है, हरिका आ रही है, और लोग उनका साइन लेने के लिए अब दौड़ रहे हैं। तो ये जो बदलाव और ये जो कॉन्फिडेंस नए फील्ड में आया है, नए बच्चों में, आई थिंक वो आपका जो विजन है कि इंडिया नंबर 1 होना चाहिए, आई थिंक ये बदलाव आ रहा है। सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने शॉर्ट नोटिस में, आप यूएस में थे और आपने इतना टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए। हम बहुत भी मोटिवेट हो गए। मेरा वैल्यू आप ही है। आई थिंक हमें ही नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी चेस जो खेलते हैं अभी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हो गए कि वो अच्छा खेले और आपको आके मिले, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन। नहीं, ये बात सही है जी। कभी कभी ये देखने से पता चलता है इनको कि हाँ यार, अपने लोग कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। मैंने एक बार गुजरात में बहुत बड़ा चेस का इवेंट किया था जब मैं मुख्यमंत्री था, तो 20,000 लोग उसमें एक साथ चेस एक खेले साथ खेले थे। और सर उसमें उस टाइम पे इसमें से बहुत सारे लोग चेस नहीं खेलते थे। नहीं, तब तो इनमें से कईयों का जन्म भी नहीं हुआ होगा जी। तब भी लोगों का आश्चर्य होता है, क्या मोदी जी कर रहे। अच्छा, 20,000 को जब बिठाने की जगह भी चाहिए, तो बहुत बड़ा पंडाल बनाया था मैंने। तो हमारे अफसर लोग भी कहते थे, साहब अब ये इसके लिए इतना खर्चा। मैंने कहा इसी के लिए खर्चा करूंगा मैं। इसे आपने जब इतना मुझे एनकरेज किया ये, तो मैं इतना खुश हो गई थी कि मैंने कहा अब तो मुझे पूरी जान लगा देनी है चेस में, और मुझे अब तो इंडिया के लिए हर समय मेडल जीतने हैं। और मुझे मतलब मैं तब बहुत ज़्यादा ही खुश थी। और फिर तब आपने तो उसी में थी तुम। हाँ,
और ये तब आपने साइमल ऑर्गेनाइज किया था और बहुत सारी लड़कियां खेल रही थी तब। वाह, तो उस समय तुम्हें वहाँ कैसे ले आए थे? तब मैं एशियन अंडर 9 जीती थी, तो किसी ने मेरी मम्मी से कहा कि एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है गुजरात में गांधीनगर में, तो मुझे तब बुलाया था। तो ये मैं रख सकता हूँ ना? यस सर। प्रेम करवाना था, बट इतना प्रेम करवा के देना था आपको, बट नहीं बेटा, कोई चिंता नहीं। हाँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरी है। तो ये शॉल रखा है कि नहीं रखा है? यस सर, रखा है। हार के अच्छे से। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप खूब प्रगति करिए। तो आप देख रहे थे चेस ओलंपियाड के विजेताओं का प्रधानमंत्री के साथ संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेस ओलंपियाड के विजेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे, जिसमें आपको बता दें कि पुरुष और महिला वर्ग दोनों में ही चेस ओलंपियाड में भारत ने जीता है स्वर्ण पदक। और चेस ओलंपियाड में 97 साल बाद भारत ने रचा है इतिहास, और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं विजेताओं से बातचीत कर रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश विकसित तभी होता है जब आपके पास हर क्षेत्र में महारत हासिल होनी चाहिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने फिजिकल फिटनेस की भी बात करी, स्पोर्ट्समैनशिप की भी बात करी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आज के नौजवानों में सामर्थ्य है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान, चेहरे पे खिली है मुस्कान। हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है, और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आज 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भारत सरकार की अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराया है। आप भी इससे जुड़े और लाभ उठाएं। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेस ओलंपियाड के विजेताओं के साथ संवाद कर रहे थे, और इस संवाद में स्वर्ण विजेताओं के साथ भी उन्होंने संवाद किया। और आपको बता दें कि पुरुष और महिला वर्ग में चेस ओलंपियाड में भारत ने रच दिया इतिहास। दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक आए, और भारत ने 97 साल बाद ये इतिहास रचा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर इसकी तारीफ करी है। उन्होंने कहा है कि भारत में नौजवानों के पास सामर्थ्य है, और साथ ही साथ स्पोर्ट्समैनशिप की भी बात करी है, और कहा है कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है हमारे कल्चर में होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विजेताओं से एक एक करके बातचीत की, उनके अनुभव जाने, और साथ ही साथ उनमें खूब सारी प्रेरणा भी भरी और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास दिख रहा था इन्हीं विजेताओं में। ये विजेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी फिटनेस और उनकी हर रोज़ की दिनचर्या जो है इतने फिट रहने का, उसका राज भी पूछा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कभी भी आपको किसी भी चीज़ से ना संतोष नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ने की भूख हमेशा रहनी चाहिए, और यही स्पोर्ट्समैनशिप भी कहीं ना कहीं दिखाती है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर देश को विकसित बनना है तो हर क्षेत्र में महारत हासिल करने
करनी होगी, फिर चाहे वो फिल्म क्षेत्र में आप ऑस्कर लेकर आएँ या फिर खेल क्षेत्र में जिस तरीके से शतरंज ओलंपियाड में भारत का शानदार प्रदर्शन दिखने को मिला है, वो भारत के खेल जगत में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन विजेताओं से फिजिकल फिटनेस की बात तो की ही की, साथ साथ मेंटल फिटनेस की भी बात की। उन्होंने कहा कि योग और मेडिटेशन को आप हर रोज़ की अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और आगे इसी से एक स्वस्थ जीवन जीने का कहीं ना कहीं ये की कहा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विजेताओं से एक एक करके बातचीत तो करी और साथ ही साथ शतरंज ओलंपियाड में जिस तरीके से पुरुष और महिला वर्ग दोनों ही वर्ग में इस बार स्वर्ण पदक आया है, वो भारत के इतिहास में एक नया अध्याय तो जोड़ ही रहा है और भारत ने इतिहास तो रचा और ये इतिहास 97 साल बाद रचा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के साक्षात्कार में हमने देखा कि कैसे इन विजेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करी, उनसे भी कुछ ऐसे पल जो साझा किए जिसमें प्रधानमंत्री ने अपने दिन की दिनचर्या तो साझा की ही, साथ ही साथ इनमें भी कहीं ना कहीं प्रेरणा डाली कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उनमें स्पोर्ट्समैनशिप आ सकती है और इसी तरीके से वो देश का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारी संवाददाता सुचित्रा भी जुड़ चुकी हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सुचित्रा, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजेताओं के साथ बातचीत सुनी, बेहद ही सुखद अनुभव दिख रहा था इस समय, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से विजेताओं में स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहे थे, फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे थे और उनकी जमकर तारीफ कर रहे थे। जी बिल्कुल भावना, हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इस देश में, भारत में खेलों का जो स्तर है वो काफ़ी ऊपर उठा है और अलग अलग खेलों में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपना प्रदर्शन है उसे हम एक अलग ही लेवल पर लेकर गए हैं। और कल रात जब खिलाड़ियों से भी हमारी बात हुई थी प्रधानमंत्री से इस मुलाकात के बाद, तो सभी जो खिलाड़ी हैं वो बेहद खुश थे प्रधानमंत्री से मिलने के बाद। और उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि वो पहले थोड़ा नर्वस थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री से उन्हें मिलने का मौका मिल रहा है। वहीं कुछ खिलाड़ियों के लिए ये एक पर्सनल कनेक्शन की तरह रहा। जैसे जो वंतिका अग्रवाल है, उन्होंने बताया कि किस तरह 2012 में विश्वनाथन आनंद के 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बनने के बाद गुजरात में एक चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें कई जो यंग चेस प्लेयर्स थे उन्होंने मिलकर वहाँ पर चेस खेला था। और उस वक्त 2012 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर खिंचवाई थी जब उस शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और कल जब वो प्रधानमंत्री से मिली तो वो तस्वीर वो अपने साथ लेकर गई थी। तो उनके लिए एक सुखद अनुभव रहा कि जब उन्होंने शतरंज सीखना ही शुरू किया था 2012 में, किस तरह से उनकी मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और अब 2024 में चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा बनकर एक बार फिर उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला। वहीं आर प्रगनानंदा और आर वैशाली, ये जो दोनों भाई बहन की जोड़ी है जो कि इस स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा रही, उनके लिए भी ये जो अनुभव है बेहद खास रहा। क्योंकि आर प्रगनानंदा ने एक बार पहले जब उन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था, जब उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी, तब भी वो अपने माता पिता के साथ प्रधानमंत्री से मिले थे। तो उन दोनों ही जो भाई बहन हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पिछली मुलाकात की भी बहुत सारी बातें याद थी। तो ये जो प्रधानमंत्री की विशेषता है कि वो हर खिलाड़ी के बारे में बारीकी से जानकारी रखते हैं और पिछली मुलाकात को अगली मुलाकात से जोड़ते हैं। यानी कि पिछली मुलाकात की सभी जो बारीकियां हैं, सभी जो विशेषताएं हैं वो उन्हें याद रहती हैं। तो इससे खिलाड़ियों को एक आत्मीयता का अनुभव होता है और यही कारण है कि सभी जो खिलाड़ी हैं वो प्रधानमंत्री की जो शख्सियत है उसके मुरीद हैं। भावना जी सुचित्रा, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री लगातार हमेशा कनेक्ट और कम्युनिकेट की बात करते हैं और ये जब वो शतरंज के खिलाड़ियों के विजेताओं से मिल रहे थे तो ये साफ जाहिर हो रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हैं DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।